हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अताउल, आपका केमिस्ट्री टीचर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर केमिस्ट्री। जी बेटा, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का बेटा 9th लेक्चर्स बेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें हम डिस्कस करने के इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंबस्शन एनालिसिस। इस चैप्टर में बेटा दो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा मर्तबा आ चुके हैं, एक कंबस्शन एनालिसिस और दूसरा लिमिटिंग रिएक्टेंट। और आज हम यही कंबस्शन एनालिसिस, दूसरा है बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट। कंबस्शन एनालिसिस और लिमिटिंग रिएक्टेंट दो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग है इस चैप्टर के। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पहला लॉन्ग क्वेश्चन बेटा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंबस्शन एनालिसिस। जी बेटा, हम कंबस्शन एनालिसिस को पहले देखेंगे कि कंबस्शन एनालिसिस हम पढ़ क्यों रहे होते हैं, ठीक है ना, इसका पढ़ने का फायदा क्या है। बेटा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जो कि एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले जाकर वो लेक्चर देख लीजिए। उसमें मैंने बताया था, फॉर एग्जांपल आप लैब में खड़े हैं, कोई आदमी आपके पास आया और आकर कहा जी एक कंपाउंड है मेरे पास, या आप किसी लैब के अंदर काम कर रहे हैं, वहां पर आपको किसी का टेस्ट करना पड़ा। आपने कोई नया अपने कंपाउंड पता करना है कि ये कंपाउंड इसकी बॉडी में से कौन सा मिला है, तो उस कंपाउंड को आपने पता करना है। तो उस कंपाउंड को, अननोन कंपाउंड को हम कंबस्शन एनालिसिस से पता करते हैं। तो ये अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताता है। तो ये कंबस्शन एनालिसिस का बेटा इंपॉर्टेंस है। हम इसको यूज क्यों कर रहे होते हैं, तो क्यों यूज करते हैं बेटा, किसी अननोन कंपाउंड अगर आपको किसी ने दे दिया तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला बताने के लिए बेटा इसको यूज किया जाता है। ये कंबस्शन एनालिसिस बेटा सबसे पहले इन्वेंट किसने किया था, पता किसने किया था इसका बेटा, तो एक साइंटिस्ट जिसका नाम है जोसेफ लुइस लोसेक। इसने बेटा सबसे पहले इसको बनाया था। दूसरा साइंटिस्ट है जस्टन वॉन लेविग। इसने बेटा 1822 के अंदर कंबस्शन एनालिसिस को बेटा पता किया था, इन्वेंट किया था। और इससे बेटा हम किसी भी अननोन कंपाउंड को पता कर सकते हैं। लैब में अगर आप खड़े तो अननोन कंपाउंड पता कर सकते हैं आप। फिर से कंबस्शन एनालिसिस बेटा ट्यूब जो है, इसी कंबस्शन एनालिसिस ट्यूब, इसको कंबस्शन ट्रेन भी बेटा बोलते हैं, कंबस्शन ट्रेन ट्यूब भी बोलते हैं। इसी को बाद में इसी साइंटिस्ट ने इंप्रूव बाय द जोसेफ ने बेटा इसको 1824 के अंदर इंप्रूव किया। बनाई भी इसी ने थी और मजीद इंप्रूवमेंट भी इसी के अंदर इसी ने की थी बेटा। कंबस्शन एनालिसिस आपको पता चल चुका, यूज हम क्यों कर रहे हैं। जी अब हम देखेंगे यूज टू डिटरमिन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेटा एम्पिरिकल फार्मूला पता करने के लिए यूज होती है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेशुमार चीजें हो सकती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, सल्फर हो सकती है, इसके अलावा भी कोई एलिमेंट हो सकते हैं। लेकिन कंबस्शन एनालिसिस बेटा सिर्फ किस पर लग सकता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड पर लग सकता है जिसमें बेटा हमारे पास ये एलिमेंट मौजूद हो। एलिमेंट कौन से होने चाहिए, उसमें कार्बन होनी चाहिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। जिसके अंदर ये कंपाउंड एलिमेंट हो सकते हैं ना, सिर्फ उनको हम उनका एम्पिरिकल फार्मूला कंबस्शन एनालिसिस से पता कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एलिमेंट उसके अंदर आ गया, मसलन क्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, या उसके अंदर इसके अलावा फॉर एग्जांपल फास्फोरस आ गया, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम एम्पिरिकल फार्मूला कंबस्शन एनालिसिस से फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये चीज आपको पहले यहां से क्लियर होनी चाहिए। तो मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड लूंगा यहाँ पर। ये हमारा एफएससी का लेक्चर है, तो बिल्कुल हम सस्ता सा टॉपिक बेटा बहुत सस्ते तरीके से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत आसान सा लिखा हुआ आपकी बुक के अंदर। जी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपकी एफएससी की बुक 11th क्लास में सिर्फ यही लिखा हुआ है, उन ऑर्गेनिक का एम्पिरिकल फार्मूला जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। लेकिन इसके अलावा भी मैंने आपको बता दिए ये एलिमेंट्स होंगे तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला में से पता कर सकते हैं। जी क्या करेंगे, अब मैं इसकी डेफिनेशन करता हूं। इसने एम्पिरिकल फार्मूला बताना कैसे है। एम्पिरिकल फार्मूला डायरेक्टली यहां से आपने सैंपल पुट किया तो एंड पर एम्पिरिकल फार्मूला बनकर उठना शुरू कर देगा, नहीं, बल्कि इसने क्या करना, जब हम सैंपल पुट करेंगे तो कंबस्शन एनालिसिस ने हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की अमाउंट बतानी होती है। बस इसने क्या बताना होता है, जब आपने सैंपल पुट किया तो इसने हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की अमाउंट बतानी होती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की अमाउंट से हमने खुद कैलकुलेशन से इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना होता है। और कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इस चीज का बेटा पिछला लेक्चर में एम्पिरिकल फार्मूले में बता चुका हूं, पूरा का पूरा एम्पिरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन, वो लेक्चर आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, कंबस्शन एनालिसिस इज यूज्ड टू डिटरमिन द एम्पिरिकल फार्मूला। इसको हम यूज करते हैं किसके लिए बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला। और एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
हम किससे कैलकुलेट करेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला ये बताएगा, और कैसे बताएगा? परसेंटेज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज से बताएगा जी। 1 to 1 सबसे पहले हम स्टेप देखते हैं, कंबस्टन ट्रेन देखते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास ये बेटा फर्नेस होती है, ये हमारे पास कंबस्टन ट्यूब होती है, और कंबस्टन ट्यूब को हमने फर्नेस बोलते हैं, भट्टी जिसमें आग लगी हुई होती है, टेम्परेचर देना होता है, उसको फर्नेस बोलते हैं। आपने क्या करना, वो वेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उस आदमी ने लाकर आपको लैब में खड़े होकर पकड़ाया था कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपने इंपेरिकल फार्मूला बताना है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने ग्राम्स के अंदर लेना है, ज्यादा नहीं लेना, चंद ग्राम्स में लेना है, उसको वेट करके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेट बैलेंस। आपका वेट बैलेंस बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, वरना इंपेरिकल फार्मूला नहीं निकलने वाला का। तो आपने क्या किया, वेट करके चंद ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड इस फर्नेस के अंदर रख दिया, फर्नेस के अंदर, इस कंबस्टन ट्यूब में रख दिया। इस कंबस्टन ट्यूब के अंदर रखने के बाद कंबस्टन ट्यूब को इस फर्नेस के अंदर, भट्टी के अंदर रख दिया, दोनों साइड से बंद कर दिया। अब क्या किया जाता है, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे ताकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मुकम्मल तौर पर जल सके। इसने जल कर बेटा हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की अमाउंट बतानी है, फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की अमाउंट में हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन बतानी है, और इसके जरिए फिर हमने उसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना होता है। ये जलाकर बेटा एम्पिरिकल फार्मूला बताएगा। तो आपने क्या किया, इसको बंद कर दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड वेटेड सैंपल ग्राम में रखने के बाद, और साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं कॉपर ऑक्साइड। ये इसकी कंबस्टन को जरा इजी कर देता है, जल्दी कंबस्ट करवा देता है, आपको इंतजार नहीं करना पड़ता इसका। आपने क्या किया, वेटेड सैंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिया, किसके अंदर, इज टेकन इन कंबस्टन ट्यूब, और कंबस्टन ट्यूब को फिट कर दिया फर्नेस के अंदर, कैटालिस्ट और ऑक्सीजन की मौजूदगी में कंबस्ट करवाया। हमें पता जब भी कोई चीज कंबस्ट होती है तो दो ही प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट तो उसमें बेशुमार बन सकते हैं, लेकिन हम जो कंपाउंड ले रहे हैं उसमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला कंपाउंड यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो जब वो जलेगा तो उसमें सिर्फ दो ही चीजें बनेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यानी कि जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबस्ट होगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो ये सिर्फ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। यानी कि हमारे सिर्फ दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, सोल प्रोडक्ट दो ही बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हाँ, अगर आपने ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हुआ है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर सारे ही हैं, तो वो जलकर क्या प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन जलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देगा, हाइड्रोजन जलकर वाटर प्रोड्यूस कर देगा, नाइट्रोजन जलकर NO2 प्रोड्यूस कर देगा, सल्फर जलकर SO2 प्रोड्यूस कर देगा। देखिए हम यहाँ पर बहुत आसान सा, सस्ता सा ले रहे हैं, तो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जलने के बाद सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, उसी को हमने ठिकाने लगाना है जी। क्या करते हैं, प्रोडक्ट हमारे पास बन गए। अब यहाँ पर बेटा क्या होता है, इसका यहाँ से आप इसको ओपन कर देते हैं, ओपन करने से जो गैसेस बनी, अब सिर्फ दो ही गैसेस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और वो नेक्स्ट चैम्बर में चली जाती हैं। कहां पर चली जाती हैं, नेक्स्ट चैम्बर में चली गई। अब नेक्स्ट चैम्बर में बेटा क्या होता है, इस दोनों चैम्बर को हम अब्जॉर्प्शन चैम्बर बोलते हैं। अब वो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना है ना, वो यहाँ पर जाकर अब्जॉर्ब होते हैं, इस वजह से इन दोनों चैम्बर को हम अब्जॉर्प्शन चैम्बर बोलते हैं। अब सिर्फ दो प्रोडक्ट बने हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो दो चैम्बर हैं, जिसमें तीन बनेगा, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे बनेगा तो तीन चैम्बर मुझे लेने पड़ेंगे। इसमें सॉरी दो प्रोडक्ट बने हैं तो सिर्फ दो चैम्बर हैं। और इस वाले में बेटा नेक्स्ट आगे वाले में अगर किसी में नाइट्रोजन बनी तो तीन चैम्बर लेने पड़ेंगे, चार बनी SO2 बना तो हमें चौथा चैम्बर भी उसका लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेटा क्या है, दो ही चीजें पड़ी, दो मैंने चैम्बर ले लिए। पहले हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोरेट, ये हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड होता है। हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड हमें पता है ऐसे कंपाउंड होते हैं जो मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मैग्नीशियम पर क्लोरेट रख दी, और यहाँ पर 50% पोटासियम हाइड्रोक्साइड बेटा रखा हुआ है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है। जी बेटा, अब उसके बाद ये दो हमारे पास अब्जॉर्प्शन चैम्बर है, इसने अब्जॉर्ब करना है जो यहाँ पर प्रोडक्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अच्छा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेट बैलेंस। अब यहाँ पर आपने मैग्नीशियम परक्लोरेट रखा तो इसको भी वेट करके रखना है। ये बेटा पूरे का पूरा चैम्बर आपने क्या करना है, इसको ये बहुत छोटा सा यानी कि नॉर्मल चैम्बर होता है, तो ये पूरे का पूरे चैम्बर के अंदर आपने मैग्नीशियम परक्लोरेट के पूरा चैम्बर तोल के रखना है। ये चैम्बर उतर सकते हैं, ये चैम्बर यहाँ से रिमूव आउट हो सकते हैं, तो इसको आपने पूरा चैम्बर ही मैग्नीशियम परक्लोरेट लेकर तोल कर रखना है। इंपॉर्टेंट चीज है वेट बैलेंस, हर स्टेप में वेट करना पड़ेगा हमें। तो मैग्नीशियम पर क्लोरेट को आपने वेट करके रखा हुआ था। फॉर एग्जांपल जब आपने इस पूरे चैम्बर को वेट करके रखा था तो इसका वेट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 55 मिलीग्राम था।
55 मिलीग्राम इस पूरे चैम्बर का वेट था। तो क्या किया, मैग्नीशियम परक्लोरेट हाइग्रोस्कोपिक होता है, मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेगा। ये मैग्नीशियम परक्लोरेट लगा हुआ है, ये उसके जालीनुमा बहुत बारीक बारीक पोर्स वाली जाली लगी हुई है, ये मैग्नीशियम परक्लोरेट लगा हुआ है, यहाँ नीचे नहीं रखा हुआ। तो जैसे ही कार्बन इसको ओपन करेंगे, इस यहाँ से स्लिट को, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों निकलेंगे। जैसे ही निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें अब्सॉर्ब नहीं होगी, वाटर इसमें अब्सॉर्ब हो जाएगा। जैसे इसके पोर्स में से निकलेगा तो पोर्स में से गुजरता हुआ इसमें अब्सॉर्ब हो जाएगा। अब्सॉर्ब हो गया। अब बेटा यहाँ से एक और चीज आपने समझ लेनी है, तो इसने बेटा हाइग्रोस्कोपिक होने की बेस पर सिर्फ वाटर को अब्सॉर्ब किया, कार्बन डाइऑक्साइड को उसने कुछ नहीं किया। और दूसरी साइड पर जब बेटा यहाँ से गुजर जाएगा तो सारा बेटा वाटर यहाँ पर अब्सॉर्ब हो चुका है, मैंने ऊपर वाटर लिखा, वाटर इसमें अब्सॉर्ब हो गया। तो मैग्नीशियम परक्लोरेट में वाटर अब्सॉर्ब होगा, और ये जो वाटर अब्सॉर्ब हो रहा है ना, ये फिजिकल चेंज है, वाटर इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, केमिकल चेंज नहीं आएगी, फिजिकल चेंज यहाँ पर आएगी। अब वाटर अब्सॉर्ब हो गया, उसके बाद क्या हो जाता है, जैसे वो यहाँ से निकलेगा, अब हम सेकंड स्लिट को भी ओपन कर देते हैं। अब वाटर अब्सॉर्ब हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट चैम्बर में चली जाएगी। नेक्स्ट चैम्बर में बेटा यहाँ पर पड़ा हुआ होता है 50% पोटासियम हाइड्रोक्साइड, 50% पोटासियम हाइड्रोक्साइड। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है और पोटासियम हाइड्रोक्साइड OH है, तो बेस है। तो एसिड बेस रिएक्शन, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर आएगी, पोटासियम हाइड्रोक्साइड फौरन इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, और ये जो चेंज होगी ना बेटा, ये केमिकल चेंज आएगी, ये आपने याद रख लेना है। इसमें जो हमारे पास चेंज आएगी वो क्या आ जाएगी, केमिकल चेंज। मसलन देखें, ऊपर वाले में फिजिकल चेंज आई और फिजिकल चेंज में क्या हुआ, रिएक्शन नहीं हुआ। तो नीचे वाले में केमिकल, इस वाले में केमिकल चेंज आएगी, और केमिकल चेंज में यानी एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये आपने समझ लेना है। और दूसरा रिएक्शन क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड दो पोटासियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगी, K2CO3 और वाटर बेटा फॉर्म कर देगी। यहां पर केमिकल चेंज हुई है। तो हमें पता है वजन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जितना रिएक्टेंट का मास उतनी प्रोडक्ट, हमने सिर्फ मास चाहिए, हमें ये नहीं इससे ताल्लुक है रिएक्शन कौन सा हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा होगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड में दो ही चीजें थी, तो दो हमारे पास चीजें अब्सॉर्ब होगी। अब तीसरी चीज अगर होगी तो मैं आपको एंड पर बताता हूँ कैसे हम करेंगे। यानी 50% पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास है, उसने क्या कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लिया। अब इसको भी आपने वेट करके रखा था, इस पूरे चैम्बर को, इसमें 50% पोटासियम हाइड्रोक्साइड डाला था, पूरे वेट को आपने तोल कर रखा, पूरे चैम्बर को आपने तोल कर रखा हुआ था। ये कंबस्टन ट्रेन होती है, एक एक चैम्बर को तोल के आपने रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जब मैंने यहाँ इस पहले चैम्बर में इसको तोला था तो 55 ग्राम इसका मास था। अब जब इसमें वाटर अब्सॉर्ब हो गया तो जाहिर बात है वाटर का भी कोई ना कोई मास है, तो इसका मास बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका मास हो गया जी 60 ग्राम, इसका मास अब हो गया, तो मुझे पता नहीं चल जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो मेरे पास वाटर का मास आ जाएगा। इसका फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, मेरे पास जब मैंने तोल कर रखा था तो 60 ग्राम तोल कर रखा था, बाद में जब कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड को कोई ना कोई मास है, तो इसका मास बढ़ जाएगा, मास निकला 70 ग्राम। तो दोनों का डिफरेंस करके आप कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि क्या हुआ भाई, डिफरेंस मेथड, दोनों के पहले वेट बाद वाले वेट को तोलना, बाद पहले वेट बाद वाले वेट को तोलना, डिफरेंस मेथड माइनस की और माइनस करके कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की आपके पास अमाउंट आ गई। नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, अब हमें क्या चाहिए, हमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट से परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए। इससे मैं एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, पिछले लेक्चर में बेटा मैंने आपको करवाया हुआ, तो उसको भी आपने देख लेना है जी। परसेंटेज ऑफ कार्बन मैंने कैसे फाइंड आउट करनी है, जरा देखें, इस फार्मूले में थोड़ी सी गड़बड़ है बेटा। क्या गड़बड़ है, मुझे चाहिए परसेंटेज ऑफ कार्बन, जबकि मास उसने कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोवाइड किया है, तो मुझे उस कार्बन डाइऑक्साइड के मास से कार्बन का मास चाहिए। तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज से एक और मर्तबा फार्मूला लगाकर कार्बन की परसेंटेज फाइंड आउट करूंगा। मैं दो मर्तबा फार्मूला लगाऊंगा, जबकि मल्टीप्लाई 100 से ही करूंगा, तो परसेंट जब होता है तो 100 से ही मल्टीप्लाई चीज होती है। अब तीन मर्तबा फार्मूला लगा के देंगे, मल्टीप्लीकेशन 100 से ही होनी है जी। अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन की परसेंटेज निकाली, तो दो मर्तबा फार्मूला लगेगा, ये चीज समझ ले बेटा। मसलन हमने पीछे पढ़ा था परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मैंने फाइंड आउट करनी है,
कंपाउंड मेरे पास था यूरिया, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर लिखा था मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन लिखे, नीचे लिखा था मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया मल्टीप्लाई कर दिया था 100 से। यानी ऊपर मास लिखा तो परसेंटेज भी नाइट्रोजन, यानी ऊपर नाइट्रोजन लिखी तो परसेंटेज भी नाइट्रोजन की। समझ रहे ना, जो चीज ऊपर लिखी होगी परसेंटेज उसी की आएगी। अब उसने मास दिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो मुझे लिखना पड़ेगा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे लिखना पड़ेगा मास ऑफ कंपाउंड। मास ऑफ कंपाउंड क्या है, जो मैंने शुरू में यहां तोल कर रखा था वो मास ऑफ कंपाउंड है। अच्छा, अब ऊपर लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड, तो इससे तो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज आएगी, तो मैंने क्या करना, कार्बन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी। अब इससे कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज तो आ गई, फिर मैं कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन की परसेंटेज कैसे निकालूंगा, तो ऊपर रख दूंगा कार्बन का मास, नीचे रख दूंगा कार्बन डाइऑक्साइड का मास, तो कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। इसी तरीके से मैंने वाटर से हाइड्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो पहले क्या आएगी, पहले वाटर मकदार प्रोवाइड की हुई है, तो पहले वाटर की परसेंटेज निकालूंगा, फिर वाटर से हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालूंगा। एक बार तो मैंने फार्मूला का ऊपर लिखूंगा मास ऑफ वाटर, नीचे मास ऑफ कंपाउंड, जो मैंने टोटल शुरू में यहां पर लिया था, फिर उससे मैंने वाटर की परसेंटेज आ जाएगी। अब अकेली हाइड्रोजन की निकालनी है, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो ऊपर रख दूंगा हाइड्रोजन का मास, टोटल मास वाटर का 18 मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। अब करना है, आपके पास 2 की परसेंटेज निकला, ये परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब आपने ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कभी भी आपने इन दो फार्मूले से नहीं निकालनी, गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बेटा इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर वो हाइड्रोजन भी ऐड है जो हमने बाहर से डाली थी। इस फार्मूले से ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, तो बाहर वाली ऑक्सीजन तो हमने डाली हुई थी कंबस्ट करवाने के लिए, वो भी तो इसमें मिक्स है, तो उसकी भी परसेंटेज बीच में आ जाएगी। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कभी भी आपने इस फार्मूलों से नहीं निकालनी, उसकी परसेंटेज आपने निकालनी है डिफरेंस मेथड से। मसलन हमें पता टोटल परसेंटेज होती है 100%। मसलन मैं कहता हूं मेरे पास 3 कंपाउंड है, एक कंपाउंड है एक्स, एक कंपाउंड है वाई, एक कंपाउंड है जेड। एक्स की परसेंटेज है 20%, वाई की परसेंटेज है 50%, सी की जेड की परसेंटेज आपने फाइंड आउट करनी है। हमें पता टोटल परसेंटेज 100% होती है, इस टोटल परसेंटेज 100%, इन दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस कर दूं, 50 जमा 20 कितने होते हैं 70, जो दोनों की परसेंटेज 70% बन गई, 100 में से निकाल दूं तो जेड की परसेंटेज 30% आ गई। ऐसे ही क्या करना है, कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज मेरे पास आ गई है, इस टोटल 100 में से माइनस कर दे तो ऑक्सीजन की परसेंटेज बेटा आपके पास आ जाएगी। तो ये बेटा इस तरीके से आप परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बता सकते हैं। यानी कंबस्शन एनालिसिस सिर्फ हमें परसेंटेज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर लाकर छोड़ देगा, बाकी हमने इस परसेंटेज को यूज करके एम्पिरिकल फार्मूले के और 4 स्टेप करने होते हैं, फिर वो एम्पिरिकल फार्मूला निकलता है। वो मैंने पिछले लेक्चर में कंप्लीट आपको करवाया हुआ है बेटा जी। ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब बेटा आपने याद रख लेना, मैंने पहले भी आपको बता दिया कुछ और चीजें बेटा, एलिमेंट ये सिर्फ उन कंपाउंड की बता सकता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर बेटा मौजूद हो, उससे ये प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, अब उसके बाद बेटा आपने यहाँ पर तो सिर्फ 2 प्रोडक्ट बन रहे तो 2 चैम्बर लगाए, अगर यहाँ पर बेटा नाइट्रोजन भी आ जाए, नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी है, तो फिर कैसे एब्जॉर्ब करना है, उसके लिए हमारे पास मेथड होता है जिसको हम बेटा क्या बोलते हैं, डुमास मेथड बोलते हैं। डुमास मेथड से बेटा फाइंड आउट करेंगे, डुमास मेथड से हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मास फाइंड आउट करेंगे। मसलन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, डुमास मेथड से। बाकियों का मास डुमास मेथड से फाइंड आउट करते हैं। कैसे बेटा फाइंड आउट करेंगे, डुमास मेथड थर्मल डिफ्यूजन की बेस पर काम कर रहा होता है। थर्मल डिफ्यूजन क्या होती है, हमारे पास यहाँ पर 2 ग्रिड लगे हुए होते हैं, इसके बीच में बेटा क्या लगा हुआ होता है, इसके बीच में टेम्परेचर के सेंसर लगे हुए हैं, सही है, इनके टेम्परेचर के लगे हुए होते हैं, कॉइल्स लगी हुई होती है, इनका टेम्परेचर यहाँ से यहाँ बढ़ रहा होता है। इनके बीच में से आपने क्या करना है, इन तीनों गैसेस के मिक्सचर को पास करवाना है। इनके जब आप पास करवा रहे थे तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, वाटर भी थी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी थी। अब जैसे ही पास आउट हो रहे हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या करेगी, इसको टेम्परेचर बढ़ाती जाएगी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इसका, तो टेम्परेचर बढ़ने से हमें पता जो हल्की गैस होगी उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जो चीज हल्की होती है उसकी स्पीड ज्यादा। मसलन आप 2 आदमियों की स्पीड लगवा देते हैं, एक बहुत बल्कि है, एक बहुत स्मार्ट है, तो कुछ कौन जीतेगा आपको पहले ही पता है, जो स्मार्ट होगा वो जीत जाएगा, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। जो मोटा चीज आदमी है वो वहीं पर बेटा घूमता रहेगा, वो भाग नहीं पाएगा।
तो जौन सी गैस सबसे हल्की होगी वो सबसे जल्दी, ये काफी लंबी ट्यूब होती है तो वो सबसे पहले यहां से निकल जाएगी, उसको अलग करके आप उसका वेट मेजर कर लें। दूसरे नंबर पर उससे बल्कि निकलेगी, उसको अलग करके वेट मेजर कर लें। तीसरे नंबर पर सबसे वजनी निकलेगी, उसको अलग करके आप उसका वेट मेजर कर लें। तो इस तरीके डुमास मेथड से हम बाकियों का बेटा फाइंड आउट कर रहे होते हैं जी। अब उसके बाद इसको हमने और मॉडर्नाइज कर दिया है। और मॉडर्नाइज कैसे किया हुआ है, हम यहाँ पर ये कंबस्टन ट्यूब जो कंबस्टन ट्रेन है उसके अब्जॉर्प्शन चैम्बर उतार कर अब हमने इसकी आखिर में डायरेक्ट गैस क्रोमेटोग्राफी लगा दी है। और गैस क्रोमेटोग्राफी से भी क्या होता है, वो खुद ही इजीली सारी की सारी जितनी भी तरह की गैसेस होंगी वो अलग हो जाएगी। ठीक है, वो जितनी तरह की गैसेस होंगी वो सारी की सारी क्या हो जाती है, सेपरेट आउट हो जाती हैं। और उससे आप हर एक को इजीली वेट मेजर करके बता सकते होते हैं इसमें नाइट्रोजन कितनी है, सल्फर कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, बाकी भी अगर कोई एलिमेंट है तो वो भी आपको पता चल जाता है, क्लोरीन कितनी है। तो इससे अगर आप ये वाला मेथड यूज करेंगे मॉडर्न मेथड क्रोमेटोग्राफी वाला, तो आप इससे हर चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बेटा अगला हमारा लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला।